अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक महंगाई का और बिजली के बिलों का बहुत शोर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जो हुकूमत ने बजट पेश किया और जिस तरह की इन्होंने हिकमत अमली अपनाई, उसके नतीजे में मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहुत इन्फ्लेशनरी बजट है। ये हो ही नहीं सकता कि इसके बाद महंगाई नीचे आ जाए और लोगों की ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। ये बहुत क्रेडिट लेते रहे और ढोल पीटते रहे कि हमने सैलरीज बढ़ा दी हैं, लेकिन एक तरफ आप तनख्वाह लोगों की बढ़ाएं 15%, 15%, 20% या 25%, साथ उनके ऊपर आप इनकम टैक्स की स्लैब्स इंक्रीज़ कर दें और साथ ही बिजली के बिलों में इजाफा कर दें, दूध के ऊपर, आटे के ऊपर, हर चीज़ जो आप घर में कंज्यूम करते हैं, एसेंशियल आइटम, अशाया ज़रूरिया जिन्हें कहते हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए गरीब भी इस्तेमाल करता है और अमीर भी इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर टैक्स की शरहें बढ़ जाएँ। दूध पर लीटर एक डब्बा जो है वो 70-75 रुपये ऊपर चला गया। तो कौन सा ऐसा घर है जिसमें 2-3 लीटर दूध नहीं रोज़ाना इस्तेमाल होता होगा? जिस घर में बच्चे हैं शायद इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। तो इतनी आमदन किसी की बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। उतनी आमदन बढ़ी नहीं, सैलरीज इंक्रीज़ होने के बावजूद जितनी कॉस्ट बढ़ गई है। तो पहले से ज़्यादा आपकी गुर्बत में तो इजाफा हो सकता है, आपकी टेक होम इनकम में इजाफा नहीं हुआ। तो इससे इन्फ्लेशन तो आएगा, महंगाई होगी, लोगों की चीखें तो ज़रूर निकलेंगी, बेहतरी की उम्मीद नहीं है। ऊपर से हुकूमत ये टोपी ड्रामा ये कर रही है, रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान चलाती है, वो पता कर रहे हैं कि ये 200 से ऊपर जो यूनिट वाले हैं इनका बिल कैसे बढ़ गया। भाई यूनिट बढ़ाने के लिए एक ख़त लिखा गया, उनको कहा गया कि आप एवरेज बिल करें ताकि इनके ऊपर जो नंबर ऑफ़ डेज़ का इतलाक होता है कि कभी 35 हो जाते हैं, कभी 40 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, उसको आप एवरेज आउट कर दें। इस महीने जो आज खबर छपी हुई है उसके मुताबिक एवरेज बिल्स डाले गए 30 डेज़ के। तो जिसने कम कंज्यूम किया था या ज़्यादा कंज्यूम किया था उसको 30 डेज़ के बिल आए, उससे ऊपर चला गया। जो टैरिफ की शरहें थी उसको रिवाइज़ किया गया, बिल ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद कई लोगों को पता कर रहे हैं, हमने कमेटी बिठा दी है। तो ये पाकिस्तान में 70-75 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ही तरीका है, कमेटी बिठा दो, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो फैसला करेंगे। वो आज तक कोई रिपोर्ट आई नहीं जिसके नतीजे में रेट नीचे जाना हो। तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कुछ हमें सारों को मिलजुल के रहम करना चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी आमदन कम है, उनकी सर्वाइवल एट स्टेक है इस वक्त, और हर वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनकी मुश्किलों में इजाफा ना हो। लेकिन हम हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं IMF का नाम लेके जिससे उनकी तकलीफ़ में इजाफा हो सकता है। एक ऑप्शन ये मौजूद थी कि आप प्रॉपर्टी सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेशन करते, उसके ऊपर जो पैसे का भाव है उसको चेक करते, पैसा कहाँ से आता है उसको मनी ट्रेल जिसको कहते हैं उसके ऊपर सवाल जवाब करते। उसको करने की बजाय हमने क्या किया है, हमने कहा जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जितनी फ़ौज है, जितना मर्जी वो बेचें उसके ऊपर सवाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? बाकी पाकिस्तानियों ने क्या कसूर किया कि उनके ऊपर करेंगे? शोहदा के ऊपर एक एग्जम्पशन रहनी चाहिए, उनको इज़्ज़त करनी चाहिए, सलाम करना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन बाकियों के लिए एग्जम्पशन क्यों? एट बेस्ट ये हो सकता था कि आप कहते हैं कि एक प्लॉट जो ज़िंदगी में बेचेगा उसके ऊपर तो हम ये एग्जम्पशन उसको देंगे, बाद में सवाल करेंगे और टैक्स भी लेंगे। वो आपने तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी। तो ये कौन सा पाकिस्तान की मोहब्बत आपके दिलों में जागी है? मेरी तो बिल्कुल अक्ल और समझ से बाहर है। जो ये बजट पेश किया गया है ये मसाइल बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। IMF का प्रोग्राम अल्लाह करे वक्त पे हो जाए ताकि कुछ एक आस उम्मीद लोगों की लग जाए। पाकिस्तान की जो दूसरी तरफ आ जाएँ, जो सियासी जंग है और अदालती जंग है, वो भी एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। और लगता ये है कि ये जो अदारा जाती टकराव है ये पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा कि जहाँ किसी एक को जल्द ही शिकस्त या तो माननी पड़ेगी, खुद से पीछे हटना पड़ेगा, या एक इदारा दूसरे को फतह करने की कोशिश करेगा, उसको शिकस्त देगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आई है, क्योंकि एक जज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़, कि उनकी डिग्री जाली है, और उसके ऊपर खूब सोशल मीडिया के ऊपर भी चर्चा हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर खूब वो खबर फैलाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमारे जो वज़ीर कानून हैं, जो हर मौके के ऊपर बयान देने के लिए तैयार होते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, उनका काम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। किसी ज़माने में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये काम करते थे, अब लॉ मिनिस्टर की भी ड्यूटी यही है कि हर गलत काम को भी उन्होंने कहना होता है हाँ ये सही काम है। लेकिन इस मामले के ऊपर वो नहीं बोले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो एक गैर मामूली इक़दाम ये किया कि तारिक जहांगीरी साहब के अलावा बाकी सारे जज बैठ के अदालत लगाई उन्होंने, और उसके ऊपर सवाल जवाब किया। जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी सख्त थी कि किसी को हक़ नहीं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। जितने अदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? PTA, FIA, पैमरा को नज़र नहीं आ रहा। अब हम हुकूमत को पैमरा को बताएंगे कि इनकी क्या ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं ये अदारा जाती रिस्पॉन्स है, जो इसमें मुलव्वस होगा गर्मियाँ अडयाला जेल में गुजारेगा। अब इस बयान के बाद मैं सोच रहा था कि शायद चीफ जस्टिस आज आमिर फ़ारूक साहब हुक्मनामा देंगे और किसी को अंदर कर देंगे और गर्मियाँ उसकी जेल में गुजरेंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने समाज जो थी वो गर्मियों के बाद तक, गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। इसलिए गर्मियाँ जेल में जाने का इम्कान नहीं है। जिसने भी ये खबर फैलाई है आराम से रहे, सर्दियों में उसका जेल जाने का अगर इम्कान हुआ तो पैदा होगा। बहुत हो चुका है। जो मुहिम के पीछे उसे नहीं छोड़ेंगे। तासुर है कि हुकूमत इस मुहिम के पीछे है। जस्टिस गुल हसन साहब कह रहे हैं हुकूमत की खामोशी बताती है कि इसमें शामिल है। जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वज़ीर कानून और अटर्नी जनरल ने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? इसका मतलब यह है कि आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और कल एक और इससे भी बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, और वो रिज़र्व सीट्स का मामला है, वो भी हतमी स्टेज के ऊपर है। पिछले हफ्ते उसका फ़ैसला हो सकता था, लेकिन बाज़ नामालूम वजूहात, मैं उसको समझने से कासर हूँ, क्योंकि सिर्फ जवाब आना बाकी था और उसको एक हफ्ते की तारीख डालने की कोई जवाज़ नहीं बनता था। एक अहम इशू जिसके ऊपर 1 महीना गुजर चुका है, 2 महीने गुजर चुके हैं, उसके ऊपर फ़ैसले की घड़ी थी, फ़ैसला आना चाहिए था, फ़ैसला नहीं हुआ। और ऐसी ही सूरत हाल कल हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में होगी जैसी इस केस के मामले में। और तारिक जहांगीरी साहब, जिनकी वजह से आज ये बेंच बैठा, तारिक जहांगीरी साहब कर क्या रहे हैं? तारिक जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ऊपर एक ट्रिब्यूनल के अंदर वो केसेस हैं, और नून लीग के तीनों MNAs को उन्होंने बुलाया हुआ है। आज शायद 2 को या 3 को जुर्माना भी किया उन्होंने, और मामला कहाँ जाएगा ये भी आइंदा दिन तय कर देंगे। और अगर फैसला इस्लामाबाद में होता है तो क्या इस्लामाबाद तक रुकेगा, या लाहौर के ऊपर जो पतन की रिपोर्ट कहती है कि वो फॉर्म 45 थे ही नहीं और नतीजा पहले आ गया, वो भी केस साथ खुल जाएगा, और फिर सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। हमारे साथ आज पैनल में शामिल हैं आतिफ खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, राजा अलीम अब्बासी साहब हैं, मेंबर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, तारिक फजल चौधरी साहब हैं, PMLN से चीफ विप भी हैं और उनके कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आतिफ साहब, ये जो अदलिया वाली लड़ाई है ये कहाँ जाके रुकेगी? आज तो बड़ा गैर मामूली काम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया जी। ये अदलिया की लड़ाई तो देखें, ये तो काफ़ी अरसे से वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में होती रही है। कहते भी रहे हैं कि प्रेशर है, एक आध जज पे होता था, कभी एक आध फैसले में होता था। अभी तो ये कुछ अरसे से जो हो रहा है ये तो बिल्कुल, मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस ने ख़ुद ख़त लिखा है कि जी हमारे साथ ये हो रहा है? मतलब अनहोनी बात है। और जो कर रहे हैं वो तो अदालत के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ भी कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, इससे हट के थोड़ी सी बड़ी बात देखें। कहते हैं इदारों की इज़्ज़त करें, फ़लानी की इज़्ज़त करें। हर एक आदमी की अपनी और हर एक इदारे की अपने हाथ में अपनी इज़्ज़त होती है। जब आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, आप पे क्वेश्चन भी उठेंगे, आप पे एतराज़ात भी होंगे, आप पे कीचड़ भी उछलेगा। तो मेरे ख्याल में तो अभी बहुत हो गया, ये चीज़ इतनी ओपन हो गई है। मतलब वो भाई बैठे हुए हैं, इनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन जुडिशरी में हर एक चीज़ में, चाहे वो ये जो आप अभी बता रहे हैं रिज़र्व सीट्स का, क्यों 1 हफ़्ता डिले किया? प्रेसिडेंट तो काजी साहब का यही है कि वो फ़ैसला जल्दी सुना देते हैं अगर ठीक होता है तो उनके हिसाब से, लेकिन अभी 1 हफ़्ता लेट कर दिया। अभी उसमें भी पता नहीं आगे क्या होगा। इसी तरह खान साहब के केसेस हैं, इसी तरह हमारे बाकी पार्टी मेंबर्स के केसेस हैं। तो बहुत गलत तरफ ये चीज़ जा रही है। मतलब वो पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन एक इदारा और मुल्क और पूरी दुनिया देख रही है, बहुत गलत डायरेक्शन में ये चीज़ें जा रही हैं। अलीम साहब, आप फरमाइएगा। ये जो आज फुल बेंच था, बड़ा बेंच है, लार्जर बेंच है, एक जज साहब तारिक जहांगीरी साहब ही नहीं, बाकी तो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बैठ गई, और रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त दिया उन्होंने। पीछे इसके साइंस क्या है? कौन था उस सारी कैंपेन के पीछे? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी। सर, गुजारिश ये है कि ज़रा हमारा रोज़ हाई कोर्ट में हम पेश होते हैं, रेगुलर अपीयरेंस हमारी है। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी रहा, मैं मेंबर भी हूँ। ऐसा आई डोंट थिंक कि जी कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई पीछे कोई हाथ है या कोई, जिस तरह लोग कहते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में आपने देखा कि बड़ी चेकर्ड हमारी हिस्ट्री है। जो आइन की ट्राइकोटोमी ऑफ पावर की जो बात हम करते हैं, हर जगह आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ये किसने फैलाई कि डिग्री जाली है? देखिए, डिग्री, मैं तारिक जहांगीरी साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। वी स्टार्टेड आवर कैरियर इन 1991 और उन्होंने लॉ किया, हमारे सामने लॉ किया, हमारे सामने वो वकालत शुरू की उन्होंने। और ये कोई फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। इससे पहले वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उस वक्त भी वेरिफिकेशन हुई इनकी डिग्रीज़ की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हुए, एलिवेशन हुई। अब देखिए ना, रियासत माँ होती है ना, रियासत आपकी रियासत आपको कोख लेती है। फैलाया किसने की डिग्री जाली? सर, गुजारिश ये है कि एक आम आदमी था, मैं तो उसको नहीं जानता, ना उसको जजेस जानते हैं, ना उसको इस्लामाबाद के लॉयर जानते हैं। उसने एक एप्लीकेशन दी कि जी ये वेरीफाई करें, और देखें 91 में उन्होंने लॉ किया, मैंने 91 में लॉ किया। अब वो मैनुअल एक डॉक्यूमेंट मौजूद है यूनिवर्सिटी कराची में, उसमें अगर आप टेम्परिंग कर दें, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है से के 701 है, 1 को आप 7 कर दें, 0 को आपका ख्याल है कि टेम्पर करके उसको जारी? जी, ऐसे ही हुआ। ऐसे इसलिए कि देखें ना, मैं तो आई विटनेस हूँ उनके कैरियर का,
कि मैं मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे साथ हमने इकट्ठी वकालत शुरू की और हर जगह में उनके साथ रहा। तो ये किसने टेम्परिंग की? देखिए ये तो आपको डिग आउट करने वाली बात है कि कौन लोग हैं जिन्हें उनके फैसले पसंद नहीं हैं, कौन लोग हैं कि जो उनको डिक्टेट करते हैं जी कि डू दिस एंड डोंट डू दिस। तो जाहिर है ये तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जजों ने खत लिखा था उसमें तारिक जहांगीरी साहब भी शामिल है। जी बिल्कुल, तारिक जहांगीरी साहब। आपके ख्याल में वो एक फैक्टर हो सकता है? वो हो सकता है जी, पर उसके बाद देखिए ना हाई कोर्ट के जजेस का उनका उस खत में था क्या? वो ये कहते हैं ना जी कि हमें इंटरफेरेंस हो रही है, हमारे फैसलों को बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये एक पूरी कैंप, इससे देखें ना, जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आई कोई ऐसा इशू नहीं आया, कोई ख़त नहीं लिखा गया, कोई इस तरह के प्रेशर्स नहीं आए। लेकिन जब एक ख़ास सियासी जमात के केसेस आए उनको टेकअप किया गया, इलेक्शन के जो चोई साहब के जो मामलात आए वो टेकअप किए गए। लेटेस्ट ट्रिब्यूनल का मामला ही है ना? तो लेटेस्ट जो मामला है गालिबन ट्रिब्यूनल का ही होगा और उसी वजह से देखें ना। और देखें सर, बात ये गुजारिश ये है कि आप अदलिया का एक अपना तकरीम है, मैं अदलिया के किसी फैसले से, जज से मैं मुतफिक नहीं हूँगा। मैंने आज भी उसी बेंच में एक केस किया, मैं हार गया वो, आई लॉस्ट दैट केस, लेकिन मेरे पास अगले फोरम मौजूद है ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आप पाकिस्तान में अगर देखें ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, और ये हम सब कहते हैं, चोई साहब की जमात के लोग भी कहते रहे जब इन पे ज़ेर अताब थे, ये भी कहते हैं आजकल। लेकिन अगर हम जुडिशरी को आज़ाद नहीं करेंगे, जुडिशरी के विंग्स क्लिप करेंगे, उनको अपनी वेम्स और विशेज़ के मुताबिक हम कहेंगे आप फैसले करें, तो फिर तो जंगल का कानून होगा ना सर। फिर आप तारिक साहब ये मामला आपके ट्रिब्यूनल के केसेस वाला है, जजों के ख़त वाला है, ये क्या कहानी है? तारिक जहांगीरी साहब निशाना क्यों बने? मलिक साहब, गुजारिश ये है कि तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो, जैसा कि अभी मेरे भाई अलीम अब्बासी साहब बता रहे थे कि उनका जो कैरियर है बतौर वकील के, वो तकरीबन सारा इस्लामाबाद में ही गुजरा है। क्रेडिबल शख्सियत के हामिल हैं और एक ऑनेस्ट और कम्पिटेंट जज हैं। बाकी ये बात कहना कि ट्राइब्यूनल के केसेस वो सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके अलावा भी अगर सैकड़ों नहीं तो कम अज़ कम, हज़ारों नहीं तो कम अज़ कम सैकड़ों केसेस ज़रूर इस वक्त उनकी अदालत में पेंडिंग है। इस वक्त आपका केस लगा हुआ है सामने? नहीं, हमारा भी लगा हुआ है। वन ऑफ दी मैनी थाउजेंड्स केसेस। हज़ारों में है जी, सैकड़ों में है? हज़ारों में है। तो हज़ारों में से हमारे भी 3 केस लगे हुए हैं, इसलिए इनको पिन पॉइंट करना, मेरा ख्याल है ये टारगेट किलिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको 20,000 जुर्माना भी हुआ है। हमें आज जुर्माना हुआ है ना आपको? तारिक जहांगीरी साहब ने किया। देखिए बात ये है मलिक साहब के ट्राइब्यूनल ना पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बने हैं, और ना जो वो क्या कहते हैं जंग के सिपाही होते हैं उनके लिए कोई घोड़ा, तलवार, बंदूक, पिस्तौल नया होता है। सियासी बंदे के लिए तो इलेक्शन के मैदान में उतने हर दफा ट्रिब्यूनल में केस जाते हैं। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं 2002 लेकिन इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपका केस बात मुकम्मल कर, तीनों लोगों का केस इस वक्त मैं अर्ज कर दूं वो आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। तो ये मैंने इसलिए मिसाल दी कि हम सियासी सिपाही हैं, ट्रिब्यूनल हमने कोई पहली दफ़ा नहीं देखे, केसेस भुगते हैं। मैं पहली दफ़ा 2008 में मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज हुआ। आज आपको जुर्माना क्यों हुआ? जुर्माना इसलिए हुआ कि मेरा जो जवाब दावा दाखिल होना था, रिप्लाई जिसे कहते हैं, उसमें कुछ ताख़ीर थी। तो वो ताख़ीर की वजह से, और उसकी भी कुछ टेक्निकल वजूहात थी, लेकिन वो मैंने खुद रोस्टर पे जाके बयान की, उन्होंने एक्सेप्ट की, हमें टाइम दिया, लेकिन उन्होंने टोकन जुर्माना 20,000 रुपये किया। जुर्माना किया आपको? क्योंकि आपसे हम पिछली दफ़ा भी सवाल पूछ रहे थे तो आप कह रहे थे अदालत में जवाब देंगे, आपको क्यों जवाब दें? तो आपने अदालत को जवाब नहीं दिया। आज आपको 20,000 रुपया जुर्माना किया? नहीं, देखिए उसकी वो टेक्निकल, मैं तो 20,000 जुर्माना नहीं कर सकता था, उन्होंने अदालत ने कर दिया। 20,000 के पीछे पड़ गए। टेक्निकल रीजंस ये थी, जवाब डिले इसलिए हुआ था। अब ज़ाहिर है ये अदालत तो है नहीं कि मैं उसकी डिटेल में जाऊँ, लेकिन बीच में ट्राइब्यूनल चूँकि चेंज हुआ था और उस वजह से अभी आज के दोबारा उसी ट्रिब्यूनल हमारी पहली तारीख की कोशिश की थी। नहीं, कोशिश नहीं की थी, हमने बकायदा दरखास्त दी थी, कोशिश हो गया था। अच्छा, ये भी आप देखें कि ये भी आपका एक आईनी हक है। ये ट्राइब्यूनल की चेंज करने की दरखास्त जो है ये किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं होती, और हमने कैटेगरी के लिए बात की थी कि ये जज साहब के खिलाफ नहीं है। जो अदालती कार्रवाई का जो प्रोसीजर है हमें उस पर एतराज़ है, और वो एक वैलिड एतराज़ था। ECP ने उसको एक्सेप्ट किया, चीफ जस्टिस साहब ने उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, आज दोबारा हम ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए। सो वी आर फॉलोइंग द लॉ, द प्रोसीजर, और उसी के तहत हम चल रहे हैं। आतिफ साहब, जो तारिक फजल साहब ऑनरेबल आदमी है, मैं किसी भी हवाले से इनको नहीं चाहूँगा कि मेरे प्रोग्राम की वजह से इनके ऊपर कोई ऐसा तासुर जाए, लेकिन 3 हलकों का एक मुतनाज़ा केस है। मुतनाज़ा केस में हुकूमत ने जो रास्ता निकाला रिटायर्ड जज लगा दो, उसके ऊपर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पोजीशन ये मलिक साहब, मैं करेक्ट, रिटायर्ड जज का कानून आपने तब्दील किया था, मैं करेक्ट कर, आपने रिटायर्ड जज का रास्ता बदला था, और अब आप लोग फंसे हुए हैं, तो आपने रिटायर्ड जज को दोबारा हुकूमत के हवाले से मैं आतिफ खान साहब से सिर्फ नहीं, मैं तो कहता इजाजत आपसे हूँ लाहौर की सारी सीटें आपकी मुतराद, गुजारिश ये है, लाहौर की सारी सीटें आप आपकी स्टेटमेंट ना बदले ना, पहले इस पे रहें कि जो आपने कहा ये चोर रास्ता है, ये चोर रास्ता है। पहले मुझे जवाब तो देने दें ना। आज आप वो बने हुए हैं कमेंट्री वाले होते हैं जैसे मुसलसल। ये प्रोविजन इलेक्शन एक्ट 2017 में पहले से मौजूद थी, आपने लॉ चेंज किया, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट के आखिरी 2 महीनों में वो रिटायर्ड जज वाला कानून आपने बदला, तब्दील किया गया, आपने बदला ना, और अभी दोबारा उसे अपनी असली हालत में रिस्टोर किया, इसलिए कि अब आपको जरूरत थी उसकी। हमारे कानून बैठे हैं, पूछ लें इनसे, वो सर्विंग जज काबू नहीं दिला रहे सर, लॉ आपने बदला था कि नहीं बदला था? नहीं, हमने बदला था, इसलिए कि रिटायर्ड जज काम नहीं कर रहे। 4 साल कासिम सूरी बैठा रहा था, और पिछली गवर्नमेंट में भी 4 साल कासिम सूरी बैठा रहा काम भी करते हैं, आपसे गलतियां भी होती हैं। 4 साल कासिम सूरी बैठा रहा था, उसका फैसला नहीं था हुआ, तो आपने कहा रिटायर्ड जजों का रास्ता बदलो, ट्रिब्यूनल से फैसला हो गया था बाद में, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा था, सुप्रीम कोर्ट से वो 4 साल सुप्रीम कोर्ट के उस बैठा रहना जी। आपने कहा नहीं सर्विंग जज लगाओ ताकि वक्त पे ठक ठक फैसले हो, ठक ठक फैसला आने लगा तो अभी आप खुद मान लें, आखिरी जुमला मैं कहूंगा कि अभी खुद ये बात साबित हुई है आपके प्रोग्राम में कि सर्विंग जजेस के पास हजारों केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन इसमें प्रोविजन है, इसमें प्रोविजन है कि जिसके पास ट्रिब्यूनल के केसेस आए उसको अदर केसेस ना दिए जाए। नहीं, इसके अंदर प्रोविजन डाली गई है बिल्कुल कि अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड है तो उसको दूसरे जजेस जो दूसरे केसेस हैं फॉर द टाइम बिंग हाई कोर्ट उसको रिलीज दे, और वो ट्रिब्यूनल के केसेस को पहले डे टू डे हियरिंग करके फैसला करे। तकरीबन 10 रेगुलर केसेस थे, आपका हमारा सुना ना जी उन्होंने, वो तो डे टू डे हियरिंग पे तैयार बैठे हुए जज साहब नहीं करें डे टू डे हियरिंग, वो तो आप परेशान ना हो वर्कलोड उन पे केसेस का प्रेशर पूरे पाकिस्तान में सर्विंग जजेस पे बहुत ज्यादा है। सर आपने लॉ बदला था, आपको पता है कि आपने लॉ इस वजह से थी रिटायर्ड जज की, और उसको रेस्टोर किया गया, आपने बंद किया था अपनी हुकूमत में, पीडीएम के दौर में आपने बंद किया था उस रास्ते को, क्योंकि आप लोग का ख्याल था कि रिटायर्ड जज काम खराब करते हैं, सर्विंग वाले ताकतवर होते हैं, सर्विंग इज मोर पावरफुल। आतिफ साहब, ये जो 3 वाला इशू है, हो सकता है तारिक साहब का बिल्कुल जेन्युइन इशू है, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि इनके केस में शायद दरख्वास्त भी लेट आई है, तो वो इनके पास हैं लॉजिक्स है, मैं उसको इनमें गुंजाइश दूंगा। लेकिन लाहौर के जितने हल्के हैं, पतन की रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि वहाँ पे भी तनाज़ा मौजूद है। यहाँ से एक सीट भी उड़ गई ना नून लीग की, एक सीट भी, तो लाहौर वाला पूरा इलेक्शन सारा का सारा ट्रिब्यूनल के सामने पड़ा होगा। देखिए, इलेक्शन की जहाँ तक बात है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आपका फॉर्म 45 एक और तरह का हो और हम तीनों का एक तरह का हो, तो कौन सा सही होगा? मतलब मोस्टली केसेस में जो हारने वाली सिर्फ पीटीआई का नहीं, पीटीआई के साथ 1, 2 या 3 जो भी जमातें हैं, उनका फॉर्म 45 और पीटीआई का फॉर्म 45 एक है, और इनके काफ़ी हजरात जो जीते हुए हैं वो कोई और है। तो मकसद उसमें तो ये कैसे हुआ आपके ख्याल में? रिकॉर्ड टेम्पर हुआ? रिकॉर्ड टेम्पर हुआ है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट से कई दफ़ा कोई चीज़ निकाल देते हैं, फिर डाल देते हैं, फिर निकाल देते हैं। उन्होंने तो पता नहीं तो चीफ जस्टिस साहब तो हमारे किसी केस में पूछ रहे थे फॉर्म 47 कौन सा होता है, तो वो ये तो जीते ही फिर फॉर्म 47 पे। तो बस ये देखें, जो इलेक्शन का हुआ है, ये सारा मसला वही है। वजह उसकी ये है कि देखें, जब आप इलेक्शन सही नहीं जीत के आते तो आपके पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं होती, ना आप फैसले कर सकते हैं, ना आप सही फैसले कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आवाम की ताकत ही नहीं। तारिक फजल चौधरी ने तो आगे पीछे नहीं ना किया, फॉर्म भी इन्होंने आगे पीछे नहीं किया। पहले तो इलेक्शन कमीशन को पकड़ के अंदर डालना चाहिए ना, जिसने फॉर्म की जिम्मेदारी। ये तो देखें, अब इन्होंने खुद ही चौधरी साहब ने जिक्र किया कि जब हमारी ये निगरान हुकूमत थी, मतलब निगरान हुकूमत भी इनकी थी, इन्होंने बदला था लॉ। हाँ, तो ये कह रहा हूँ ना कि इन्होंने भी जिक्र किया कि हमारी जब निगरान हुकूमत थी, मतलब निगरान हुकूमत भी इन्हीं की थी। पीडीएम की 16 माह की गवर्नमेंट का जिक्र, पीडीएम की उसमें चेंज हुआ था। पीडीएम ने बदला। ये है, देखें कि अगर ये इलेक्शन का एक भी, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि एक भी अगर उड़ जाता है ना, तो ये पता नहीं कितने केसेस हैं, रिपल इफेक्ट होगा ना, रिपल इफेक्ट होगा। और यही शायद इनके सर पे भी एक तलवार लटकाई हुई है फैसला करने वालों ने कि अच्छे बच्चे बन के रहो। फैसला तो कोर्ट ने करना है, आपका ख्याल है ये एस्टैब्लिशमेंट ने करना है? फैसले कौन करता है? मतलब ये जजेस ने क्या कहा? नहीं करना तो तारिक जंगीरी साहब नहीं, ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला किया और ये अपील भी करेंगे उसके खिलाफ। उनके साथ यही हो रहा है जो हो रहा है। अच्छा, आपके ख्याल में इसी वजह से हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि 91 से मेरे साथ जज हैं, कितनी दफ़ा वो रहे हैं फलानी पोजीशन पे, तो पहले कभी उनकी क्या वो वेरिफिकेशन नहीं हुई होगी। अभी जब ये केसेस आए हैं तो अभी उनके खिलाफ कैंपेन भी शुरू हो गई, उनकी डिग्री भी जारी हो गई। बाबर सत्तार के पास वो ग्रीन कार्ड है,
तो सबको पता होगा, जिस वक्त तैनाती हुई थी उस वक्त भी पता होगा। मैं जस्टिफाई नहीं करता, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी अब कैंपेन चलाई इसलिए कि उसने खत लिखा है 6 जजों ने। यही मैं कह रहा हूँ। तो फिर आप कह रहे हैं कि फैसले अदालतों ने करने हैं। थ्योरेटिकली तो आप ठीक कह रहे हैं, फैसले तो अदालतों ने करने हैं, लेकिन जो जजेस चीख के ये कह रहे हैं कि जी हमारे कमरों में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, तो मतलब इससे तो साफ जाहिर है ना कि कहाँ होते हैं। दूसरा भाई ने बात की, चौधरी साहब ने, कि जी लोड है जुडिशरी पे, नो डाउट लोड है। तो अगर लोड है, जजेस की तादाद बढ़ाएं, जुडिशल रिफॉर्म करें। उसका यह है कि आपने बाकी केसेस के लिए तो अगर इतना वर्कलोड का आपको फिक्र है तो बाकी भी फिर रिटायर्ड जजेस लगा दें, जिनकी प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जो 20-20, 30-30 साल से बेचारे रुल रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। तो या तो अगर इतने ज़रूरी हैं ये जजेस, तो बाकी लोगों के केसेस के भी लगा लें, सिर्फ ट्रिब्यूनल के लिए क्यों लगा रहे हैं? जज निशाने पे क्यों है जी इस वक्त? खास फोकस मरकज क्यों, कोई खास वजह? देखिए, इस्लामाबाद के हद तक तो ज़ाहिर है एक वो खत था जो उन्होंने दिया। क्यों खत लिखना पड़ा? माजी में तो कहते थे ये जजेस और जनरल्स का गठजोड़ होता है, यही कहते थे ना? जी होता है, लेकिन दोनों मिलकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को उठा के परे फेंक देते थे। मैं चूँकि जितने भी जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, इनमें से मोस्टली हमारे मेंबर्स बाहर भी रहे, हमारे साथ कुलीग भी रहे। और मैं अतर मुल्ला साहब जो हमारे देन चीफ जस्टिस थे, मैं उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि जब ये जजेस को एलिवेट किया गया तो उन्होंने उन एजेंसीज़ की रिपोर्ट पर रिलाई नहीं किया। उन्होंने इनके पर्सनल क्रेडेंशियल्स को, इनके जो अपराइटनेस थी उसको देखा, और इनके जो प्रोफेशनल जो इनकी अप्रोच थी उसको देखते हुए उन्होंने ये जजेस एलिवेट किए। और मैं इनको जो पर्सनल भी जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई एक जज भी ऐसा होगा जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए केस के फैसले करेगा, जो किसी के दबाव में आके फैसले करेगा, जो ब्राइब्ड होकर फैसले करेगा, जो किसी और कंसिडरेशन के हवाले से। मैं इसलिए ये शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि मैं इस बार का मेंबर हूँ और ये यहाँ से एलिवेट हुए मोस्टली लोग, ये तकरीबन एक खातून को छोड़ के और अरबाब साहब को छोड़ के बाकी सारे जजेस जो है हमारे इस बार के बाद फैसले थे जस्टिस आमिर फारूक के और जस्टिस कियानी साहब के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो अच्छे नहीं लगे माजी के उनके कुछ फैसले, और मैं उन फैसलों के मुतालिक राय नहीं सही रखता। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सब जज एक ही जगह पे खड़े हैं, यूनिटी है उनके अंदर। वो आज जस्टिस आमिर फारूक भी साथ खड़े हैं, जस्टिस कियानी सबसे ज़्यादा दबंग लगते हैं। हालांकि उनकी बात फैसलों के ऊपर मेरी बड़ा तनकीद थी, मुझे लगता था ये सही फैसला नहीं करूँ ना कि आज भी ज़रूरी नहीं है कि जो जज फैसला करे वो दुरुस्त हो, 100% दुरुस्त हो, लेकिन ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का निज़ाम है, इसमें यू हैव टू गो डाउन। आपको अगर एग्रीव्ड हैं, जैसे ट्राइब्यूनल है, और मैं अर्ज़ करूँ कि ज़िम्मन बात आ गई, ट्राइब्यूनल जो तारिक जहांगीरी साहब का बना, ही इज़ इन द ट्राइब्यूनल बाई वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो इसका सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उनका प्रोसीजर डिफरेंट है। और जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि मे बी इन फ्यूचर इन पिटिशन में से कोई या इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करे कि सर चीफ जस्टिस को कि सर जो बाकी केसेस हैं, जो साइंड केसेस हैं, वो इनसे फॉर द टाइमिंग जब तक ये ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आता वो आप उनको ना करवाएं। और दूसरा एक बहुत अच्छा जो 17 का एक्ट था, इसमें एक बड़ा सेल्फ मैकेनिज़्म उन्होंने डेवलप किया कि 180 डेज़ का टारगेट डेट उन्होंने दी। उसमें उन्होंने कहा कि डे टू डे हियरिंग होगी। तो आप देखें ना, ये अगर हम उनसे गिला करें कि जी वाई यू आर डूइंग इट ऑन डे टू डे बेसिस, ये मैं समझता हूँ कि हमें उन लेजिस्लेचर से बात से गिला करना चाहिए। लॉ के अंदर आप में प्रोवाइड किया, सिर्फ लॉ ये कहे कि 1 लाख रुपया कॉस्ट क्यों डालते हैं। और ये कॉस्ट जो आप बात कर रहे थे चौधरी साहब से, ये रूटीन का मामला है, कोई एज नहीं होता कि जी कोई बताने के लिए कि जी कि कोई बहुत बड़ी बात हुई, ये रूटीन में करते हैं जी कि आपकी पिटीशन लेट है, आपको ये कॉस्ट डालते हैं। तो गुजारिश भी ये है कि वो ट्रिब्यूनल में अगर कोई गिला हो सकता है तो वो लॉ गिवर से हो सकता है जिन्होंने दिया कि जी आपने क्यों 180 डेज दिया। और मैं समझता हूँ कि सूरी साहब की आपने बात की, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तारिक साहब, जो रिज़र्व सीट वाला मामला है वो शायद इस वक्त इतना थॉर्नी इशू है कि आपकी पूरी सियासत का रुख बदल देगा। आपकी 2/3 मेजोरिटी भी उसी से जुड़ी हुई है जिसके ऊपर आप कुछ आईनी तरमीम करना चाहते हैं। कल उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, इससे आगे जा नहीं सकता। क्या तवक्कुआत है आपकी? देखिए, ज़ाहिर है वो प्योरली एक टेक्निकल केस है और किसी की ख्वाहिशात के ऊपर तो सीट किसी को दी नहीं जा सकती। और जो कवानीन जो इलेक्शन एक्ट में पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं उसी के तहत ही वो फैसला होना है। हम ये समझते हैं, और हमारा जो आर्गूमेंट है वो बड़ा दलील रखता है, अपने अंदर वज़न रखता है
कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान एक ऐसी जमात में शामिल हुए हैं जिसने खुद इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उसके अपने सरबराह ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है, लिहाजा टेक्निकली वो सीटें उन्हें नहीं दी जा सकती। ये हमारा स्टैंड है, इसी के ऊपर हमारे वकला ने आर्गूमेंट किया और हमें कभी उम्मीद है कि वो फैसला हमारे हक़ में होगा। ये उसका टोटल क्रक्स है। लेकिन सर आप ये सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इलेक्शन सिंबल लेकर इस सारे खेल की बुनियाद रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी, तो बुनियादी तौर पर ये सारे उसके अंदर हिस्सादार बन गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमने ये कहा ही नहीं था इनसे इलेक्शन सिंबल आप वापस लें, हमने तो पार्टी से सिंबल वापस लिया था, इनके अरकान को आप सिंबल दे सकते थे। तो इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रटेशन की, तो केस तो सारा धराम से वहीं पर ख़त्म हो जाता है कि कसूरवार तो इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है, तो इन्हें वापस जाना पड़ेगा करेक्शन के लिए। देखिए, अगर कोई इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उस मामले को खुद खोल के सामने रख दिया। ये तो सारा मामला आगाज ही गलत होते हुए। मलिक साहब, दो अलग बातें हैं ना। एक ये कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स क्या थे और उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या की, ये गलत की या सही की अलग मैटर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है गलत की, तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन बात यह है कि वो एक अलग चीज़ थी। अगर इंटरप्रिटेशन गलत थी तो उसको ठीक कराने की भी कानूनी रेमेडीज़ थी। क्या तहरीक इंसाफ ने या इनके लीडर्स ने वो ली, उनको दुरुस्त करवाया। एक बात, अगर ईसीपी ने इंटरप्रिटेशन गलत की थी तो इनकी पूरी लीगल टीम तो नहीं सोई हुई थी, उन्हें तो पता लग जाना चाहिए था कि इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है। और होता भी यही है कि जब भी कोई एक कोर्ट किसी को फैसला करती है तो आपकी अपनी लीगल टीम उसको इंटरप्रेट करके उसकी लीगल रेमेडी दूसरी अदालत या फोरम से लेती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये हो भी गया, इलेक्शन भी हो गया, तो इनके पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद थी कि ऐसी जमातें मौजूद थीं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये उन्हें ज्वाइन कर सकते थे, जिन्होंने अपनी लिस्टें जमा करवाई हुई थी और इलेक्शन कमीशन में बाकायदा एक जमात की हैसियत से हिस्सा लिया हुआ था। अब एक ऐसी जमात का इंतखाब करना कि जिसमें कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं उसके सिंबल पे, मैं समझता हूँ कि फिर ये लीगल टीम की दूसरी बड़ी नाकामी है। अच्छा, इसमें अलीम साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अरकान ऐसे थे जिन्होंने पीटीआई की टिकट जमा कराई हुई थी और एफिडेविट भी जमा कराया हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला खुला है तो पता चला है कि वो 9 ऐसे अरकान हैं जिन्होंने एफिडेविट भी दिया हुआ है, टिकट भी जमा कराई हुई है। तो एज पार्लियामेंट्री पार्टी तो पीटीआई अभी भी एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंस के बावजूद। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना आसान नहीं होने जा रहा, कल आए या रिजर्व हो जाए, जब भी आए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी डिसीजन। और हमारे पार्लियामान के अंदर जो कंपोजिशन है ना, वो भी चेंज हो जानी है। ये तो 2/3 देख रहे थे हुकूमत वाले, लेकिन 2/3 तो पीटीआई की सीटें छीने तभी बनती है, वैसे नहीं बनती। जो कानून की मंशा है ना, वो कानून की मंशा है कि कोर्ट्स ने डिसाइड करना है विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, एक। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एक बड़ा मुसलमान कानून है हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो वैक्यूम में सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके फैसले नहीं कर सकती। ये हर उस आदमी को पता है इस पाकिस्तान में कि जो लोग इंडिपेंडेंट जीते उनको बैकअप किसकी थी, उनको बैक में सपोर्ट किसने किया। फिर सब्सिक्वेंटली वो उन्होंने गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए, वो जो कोलिशन गवर्नमेंट उसमें शामिल नहीं हुए, दे ऑप्टेड कि जो एक और जमात में जाएं जो उनकी इत्तेहादी थी, जो इत्तेहादी थी। तो देखिए, कानून को अंधा नहीं होना चाहिए कि जी आप मेरे लिए लोगों को डिसलॉज करें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज़। कानून एक ज़िंदा हकीकत है और वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो सामने सामने आपको नज़र आ रहे हैं। और देखें ना, इंसाफ को भी तकाज़ा है ना कि आप एक जमात है, पीपल्स पार्टी है या एन है या कोई और जमात है, वो अपनी सीटें ले चुकी जो रिजर्व सीट थी जो अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे। तो अब ये कहाँ का इंसाफ होगा कि आप उनसे कहें कि जी ये चूँकि इन्होंने फ़लाँ लीडर के नाम पे वोटें ली थी लेकिन ये रिज़र्व में सीटें आपको दी जाएंगी। ये इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि जी नहीं टेक्निकल की बुनियाद पे कि जी आपकी पार्टी नहीं थी, आपका सिंबल नहीं था, आपने अप्लाई नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए ये इसको डाइजेस्ट करना। इस बात को बहुत मुश्किल फैसला है। लेकिन ये आतिफ साहब फैसला जुड़ा हुआ है इस वक्त साथ जो एक ख्वाहिश मौजूद थी ना कि 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, तो खबर चलाई जाती थी यहाँ, ये फीलर छोड़ा जाता था कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज को हम बढ़ा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, बढ़ा देंगे, 3 साल की टर्म कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे ख्वाब या वो फीलर्स जो थे, वो सारा कुछ धराम से नीचे ज़मीन पे आ गिरेगा। देखिए, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अभी केस की बात की। पहली बात तो यह है कि हमेशा जो कानून बनता है, मतलब हम भी लेजिस्लेचर रहे हैं 10 साल से, चौधरी साहब भी हैं, स्पिरिट ऑफ लॉ एक चीज़ होती है
जो लोग कहते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है कि इलेक्शन में जो लोग जिस पार्टी को या जिस ग्रुप को या जिस बंदे को वोट दें उसी हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेट सीटें मिलनी चाहिए। तो केस तो यही है कि जी हमें सीट वो वोटें मिली हैं तो हमें ही रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? एक पार्टी की एक सीट है और उसको आप 2 रिजर्व सीटें दे रहे हैं, मतलब ये कोई अकल मानती है? मतलब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि जज इस तरह का फैसला कर दें। ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड्स अपनी जगह होंगी। दूसरी बात जो मुझे इसमें बड़ी अजीब लगी है, जो आपने भी जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी ये इंटरप्रिटेशन गलत की इलेक्शन कमीशन ने, और साथ में ये भी कहते हैं कि ये जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको ठीक करना। मतलब अगर हमारी आपस में लड़ाई है या कोई गलत मैंने किया है तो तभी आप कोर्ट जाएंगे ना, और कोर्ट उसको ठीक करेगी। तो अगर कोर्ट सिरे से अपने आप को निकाल ले, इस मामले से नहीं निकाल सकेगी। अब ये कह रहे हैं उसके ना, फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की, Exactly. उसी के ऊपर 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, और वो तो अब अदालत के हमें पता ही नहीं है, तो ये बात तो मानने वाली नहीं है। हमें पता नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की, और साथ में कह रहे हैं कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है इसको ठीक करना। तो अगर आपके फैसले इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला आपने किया, इलेक्शन कमीशन ने उसको गलत इंटरप्रेट किया और सज़ा उसकी आप जो लोगों को सीटें मिलनी चाहिए जो अवामी मैंडेट है उनको आप उसको कैसे उससे फारिग कर सकते हैं? थे जिनके जो ऑब्जर्वेशंस थी बड़ी मानीखेज थी, जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर हैं, मंदोखेल हैं, जस्टिस मुनीब हैं या अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा हैं, क्लियरली वो लाइन ड्रॉ कर रहे थे कि नहीं ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, आपने स्पिरिट ऑफ लॉ इस्तेमाल की, उन्होंने स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों की मंशा क्या थी। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 मिनट अगर आप इजाज़त दें। लेकिन बार बार टेक्निकलिटीज़ की बात हो रही है। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी एविडेंट होती हैं और उनके समझने के लिए या समझाने के लिए वकील होना ज़रूरी नहीं है। अभी दोबारा आ जाते हैं जो ट्राइब्यूनल्स की हम बात कर रहे हैं। अब ट्राइब्यूनल में जब आप नोटिफाई होते हैं, जैसे मैं अगर मेरा नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन जीतने का, तो मेरे मुखालिफ जो भी उम्मीदवार इलेक्शन पटिशन करना चाहते हैं ट्राइब्यूनल में, वो दाखिल करने के लिए उसे 45 दिन के अंदर अंदर दाखिल करनी होगी। है ऐसे ही है भाई साहब, 45 दिन। अब एक बंदा 46वें दिन 46th डे पे चला जाए कि जी 1 दिन ऊपर हो गई है, मेरी पटिशन रख लें, टेक्निकलिटीज़ में ना जाए, मेरा राइट ख़त्म हो जाएगा, फलां हो जाएगा, अदालत एंटरटेन करेगी? नहीं करेगी। सो टेक्निकलिटीज़ आपके केस में दिन ऊपर हुए होती है। मेरे अपने ज़ाती केस में 100% की टाइम बार पटिशन है कि उसमें उन्होंने दाखिल की 43rd डे पे। 7 दिन का कोर्ट ने उन्हें कहा कि 7 दिनों के अंदर आप कुछ ऑब्जेक्शंस हैं ये वापस दुरुस्त करके लाएं। अब विदिन 7 डेज़ उन्हें दोबारा आना था, वो आए हैं 22 दिनों बाद। तो ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। अब इसमें मुखालिफ हमारे दोस्त कहें, भाई कहें कि जनाब ये तो टेक्निकलिटीज पे ग्राउंड पे, लेकिन टाइम वाला इशू भी एक तो अदालत ने फैसला करना है, दूसरा सिर्फ आपके हल्के के ऊपर इतलाक होता है। इसलिए मैंने इब्तदाई कलमात में भी कहा कि आपके केस में ये मौजूद है टाइम बार वाला इशू, बाकी तो इशू नहीं है। बाकी भी हमारे बाकी भी दोस्त हैं, उधर भी ये मसला है। लेकिन अभी आप देखें कि ये जो ट्राइब्यूनल अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किए हैं, इलेक्शन कमीशन पंजाब की बात कर रहा हूँ, उसमें जो इब्तदाई प्रोसीडिंग्स 1-2 ट्राइब्यूनल्स की हुई हैं, पिंडी में हुई हैं, 1-2 और ट्राइब्यूनल्स हैं, पहली पेशी पे उन्होंने पटिशन्स खारिज कर दी हैं इस बुनियाद के ऊपर कि ये टाइम बार्ड है। यही मसला कि आप विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम 45 डेज़ या अगर 7 दिन अदालत ने दिए थे तो 7 दिन के अंदर दोबारा दाखिल नहीं कर सके, वो पटिशनें उड़ गई। तो बताइए इनका केस टाइम बार्ड के हवाले से कहाँ स्टैंड? जी मैं बात करूँ कि और ये मैं एक और मैं आपको बात करूँ कि तारक जहांगीरी साहब हमें कभी भी नहीं लगा कि वो प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट से फैसला करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक आज उन्होंने कहा है कि ये टाइम वाला इशू जो है ना जी करेंगे, वो देखें फैसले के अंदर आप देखिए, आप अगर ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं पहले ही कि जी वो ये फैसला करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। नहीं, हमने देखिए ना, नहीं जो लोग उनको कहते हैं जी आप इसे डिस्टेंस कर लें इस केस से, या आपने तो एप्लीकेशन दी ना वहाँ ट्रांसफर की। मेरा अपना ये ख्याल है इन्होंने बजाय देकर जज ही तब्दील करने को, बजाय इसके कि आप जज से लड़ें या लोगों से कहता हूँ जज से लड़ें, आप केस में लड़ें। ये बड़ा सब्सटेंशियल पॉइंट है इनका कि अगर ये एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है, ये हाई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल की स्पेशल पावर्स हैं। अगर वहाँ 45 दिन हैं और 43 दिन दायर करने के बाद ऑब्जेक्शन लगाने के बाद वो वापस ले लेते हैं फाइल अपने पास, तो ये हाई कोर्ट इंटरप्रेट करेगी कि ये टाइम बार्ड हो सकता है। ये बिल्कुल करेगी कि आज 7 दिन के अंदर अंदर आपने वो ऑब्जेक्शन रिमूव करने थे,
आपने एप्लीकेशन रिमूव 7 दिनों में नहीं किए, लिहाजा जब आपकी जो 22 दिन के बाद आपने जो पिटीशन फाइल की दोबारा, दैट वुड बी कंस्टिट्यूट एज अ टाइम बार्ड, ये हो सकता है। लेकिन वो स्टेज अभी आई नहीं ना सर, वो स्टेज आज डिस्कस हुआ, बल्कि उन्होंने अच्छी बात पॉजिटिव मैंने ये देखी, मैं खुद उसमें मौजूद था कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जी आप जो एक एप्लीकेशन दें, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपका जो इश्यूज़ हैं, जो टाइम लिमिटेशन के हवाले से है, दोनों को, एक और जो हल्का था अंजुम वकील साहब वाला, उनको भी इसमें भी कहा, और कि जी आप दें और आप इसको जवाब दें ताकि ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें आएँ और हम उसको फैसला करें। सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ जी, ये बात भी लाजिम है और ये प्रैक्टिस है कि अगर इस तरह का एतराज़ किसी ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन पे आ जाता है, किसी पटिशन पे आ जाता है, तो जज साहब पहले डिसाइड करते हैं उस एतराज़ को, मेंटेनेबिलिटी पे, जिसके ऊपर आज आप चाह रहे थे कि फैसला हो, पहले ये डिसाइड होगा कि टाइम बार है कि नहीं। जज साहब ने कहा ना कि अपने फैसले के अंदर उसका जिक्र करेंगे, यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। हालांकि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के ऊपर हम जवाब दावा जो है वो जमा कराएंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, लेकिन जज साहब ने आपके कागज़ पूरे चेक करके फैसला करना है, ये आपका जिम्मेदारी है। सर मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि जब मैं वहाँ कोर्ट में था, वो एक किसी मैगजीन ने हेडलाइन छापी थी ना, फ्रॉम 47 टू फॉर्म 47, बड़ी पाकिस्तान की तारीख के ऊपर सही उतरती है। पूरे कागजों के साथ वोट भी पूरे होने चाहिए ना सर, वो फॉर्म 45 वाले कागज पूरे होने चाहिए ना, अगर वो इनके पूरे हैं तो मलिक फिर साहब कल मैं परसों में जवाब दावा दाखिल करूंगा, रिप्लाई जैसे कहते हैं, आपको साथ लेकर जाऊंगा। आपके फॉर्म 45 मैंने खुद चेक करवाने, मैं खुद चेक करवाऊंगा। करवाऊंगा। आतिफ साहब बिल्कुल एंड पे आ गए सर। ये जो लड़ाई है, ये असल इशूज से, जिसका मैंने इब्तदाई कलमात में जिक्र किया कि लोगों के लिए सर्वाइवल की जंग इस वक्त सबसे बड़ा है, लेकिन हमारे इशूज़ ये हैं, अदालत ने आज ये कर दिया, इनकी हुकूमत जाने लगी है, तारिक साहब की सीट है कि नहीं है। मेरे एज ए जर्नलिस्ट लोग सुनना भी चाहते हैं इस मसाले को, लेकिन इस लड़ाई के अंदर वो इकॉनमी वाला इशू कहीं दब जाता है, जिसके ऊपर बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन असल फिर अगर ये सारे मसलों को देखें ना, या इसके हल को देखें, कोई भी इकॉनमी, मतलब मुल्क चलता है पैसों से, और पैसे आपके पास, हुकूमत के पास तब आते हैं जब इकॉनमी चलती है, बिजनेस होता है, हुकूमत को रेवेन्यू आता है, और वही रेवेन्यू फिर लोगों पे लगाती है, इन शेप ऑफ सब्सिडी हो या जो भी हो। लेकिन इस वक्त मुल्क क्या चल रहा है, SIFC में अभी तक $1 नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर साहब जगह जगह फिर रहे हैं, हर जगह से यही आता है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये पहली शर्त सियासी इस्तेहकाम है, जिसके बाद कुछ आएगा, इसके बाद सब कुछ होगा, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। आतिफ खान साहब, राजा अलीम अब्बासी साहब और तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।